बात 1 जून 2001 की है। उस दिन राजशाही परिवार में पार्टी का आयोजन चल रहा था। युवराज दीपेंद्र इस पार्टी के मेजबान थे और मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। उनकी माता महारानी ऐश्वर्या और उनकी 3 बुआ राजकुमारी शोभा, राजकुमारी शांति और राजकुमारी शारदा बाद में आए। उस शाम नेपाल में नरेश वीरेंद्र वीर विक्रम सिंह एक इंटरव्यू में बिजी होने के कारण पार्टी में थोड़ा लेट हो गए थे, पर पार्टी में तो जैसे उनकी मौत उनका इंतजार कर रही थी। उस शाम ये पार्टी नेपाल में नरेश के नारायण हिती महल के त्रिभुवन भवन में आयोजित की जा रही थी। लोगों ने देखा कि युवराज दीपेंद्र ने ज्यादा शराब पी ली थी, इतनी ज्यादा कि वो खुद को संभाल नहीं पाए और गिर गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उनके गिरते ही उनके भाई निरंजन, चचेरे भाई पारस और डॉक्टर राजीव जो राज के छोटे दामाद भी थे, उन तीनों ने युवराज को उठाया और उन्हें उनके रूम में ले गए। उन्होंने वहां की सारी बत्तियां बुझा दी और वापस पार्टी में लौट आए। तब एक महाराज वीरेंद्र सिंह पार्टी में आ चुके थे। वो बिलियर्ड्स रूम में थे और सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे थे। उनको शराब पीने के लिए डॉक्टर ने मना किया हुआ था। इस सामूहिक हत्याकांड पर लिखी पुस्तक मैसेकर एट द प्लेस में लेखक जोनाथन ग्रेगसन ने खुलासा किया है कि जब ज्यादा शराब पी लेने के कारण उनके भाई उन्हें उनके शयन कक्ष में छोड़कर आए, तो उनके भाइयों के चले जाने के बाद दीपेंद्र उठे और बाथरूम में जाकर उन्होंने उल्टी की। फिर उन्होंने अपनी सैनिक वाली वर्दी पहनी। उन्होंने काले मोजे पहने, जैकेट, सैनिक बूट और काले रंग के दास्ताने पहने। उनके दोनों हाथों में हथियार थे। एक हाथ में पिस्टल थी और एक हाथ में राइफल पकड़ी हुई थी। दीपेंद्र जब बिलियर्ड रूम की तरफ जा रहे थे तो वहां के गलियारे में खड़ी महिलाएं उन्हें देखकर हैरान थी और आपस में हंसकर बातें करने लगी कि युवराज हथियारों का शो ऑफ कर रहे हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि नेपाल का ये युवराज सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने जा रहा है। वो जैसे ही बिलियर्ड्स के रूम में पहुंचा, उसने गोलियों की बौछार कर दी जो छत में जाकर लगी। उन्हें ऐसा करते देख महाराज थोड़े अचंभित हुए और बिलियर्ड्स मेज के साथ एकदम चुपचाप खड़े रहे। महाराज वीरेंद्र की चचेरी बहन केतकी के अनुसार जब दीपेंद्र बिलियर्ड्स के रूम में आए तो उनके दोनों हाथों में हथियार थे और वो काला चश्मा पहने थे। उन्होंने जब गोलियां चलाई तो उससे छत का प्लास्टर उखड़ गया। सब के सब मेहमान बुद्ध बने खड़े थे। अभी भी किसी को अंदेशा नहीं था कि युवराज क्या करने जा रहे हैं। जैसे ही महाराज वीरेंद्र युवराज की तरफ एक कदम बढ़े, उसने 3 गोलियां महाराज पर चलाई। अभी भी महाराज को समझ नहीं आया कि युवराज क्या कर रहे हैं। उनके मुंह से निकला कि कार देखो, मतलब तुमने क्या कर दिया। तुरंत दीपेंद्र के चाचा धीरेन्द्र बीच में आए और उन्होंने अपने भतीजे को समझाने की कोशिश की और कहा कि बहुत हो गया, गन उन्हें वापस कर दो। पर दीपेंद्र अब आपा खो चुके थे। उन्होंने अपने चाचा पर बहुत नजदीक से गोली चलाई और फिर वो हर किसी पर गोली चलाने लगे। उन्होंने अपने भाई निरंजन को भी मौत के घाट उतार दिया था। इतना कुछ हो रहा था पर सुरक्षा व्यवस्था भी तमाशा देख रही थी शायद। महारानी ऐश्वर्या को जब पता चला तो वो चिल्लाती हुई दीपेंद्र के बेडरूम की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उन्हें लगा कि दीपेंद्र अपनी मां पर गोली नहीं चलाएगा। रसोई घर के एक नौकर संता कुमार खड़का ने महारानी का मौत का वो भयानक दृश्य देखा था। वो कहते हैं महारानी चिल्ला रही थी। वो सीढ़ियां चढ़कर दीपेंद्र के रूम की तरफ जा रही थी कि तभी पीछे से उनके सिर पर गोली लगी। वो लुढ़कते हुए गिर पड़ी। आखिर में चिल्लाते हुए दीपेंद्र गार्डन की तरफ गए। वहां जाकर उन्होंने खुद को भी गोली मार ली। इसके बाद सबको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर महारानी और छोटे युवराज को उसी समय मृत घोषित कर दिया गया। इस रक्तपात में शाही परिवार के 9 लोगों की जान गई थी, पर सियासत अपना काम कर रही थी। अस्पताल में राजा वीरेंद्र सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और बेहोश दीपेंद्र को महाराज घोषित कर दिया गया था। क्योंकि वो अभी भी अस्पताल में थे, इसीलिए कार्यभार उनके चाचा ज्ञानेंद्र के कंधों पर आ गया था। 4 जून 2001 को दीपेंद्र की मृत्यु के बाद उनके चाचा ज्ञानेंद्र राजा बने, पर नेपाल की जनता ने उन्हें कभी वो सम्मान नहीं दिया। ज्ञानेंद्र सिंह भी इस हत्याकांड के लिए शंका के दायरे में रहे हैं। परिवार के ही एक सदस्य के ही हाथों इस तरह के कत्लेआम पर कई कहानियां गढ़ी गईं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि ये एक संत के श्राप का फल था। क्या थी वो असली वजह जिसकी वजह से ये परिवार ही खत्म हो गया? आखिर कैसे एक राजशाही खत्म हो गई? आइए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए नेपाल के राजशाही इतिहास पर थोड़ा नजर डालते हैं। नेपाल हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र रहा है। गुप्त वंश से लेकर शाह वंश तक राजशाही का शासन रहा। सबसे पहले नेपाल पर गुप्त वंश का शासन रहा, फिर किरात वंश, सोम वंश, लिच्छवी और शूर्यवंशी राजाओं ने नेपाल पर शासन किया।
सन 1778 में पृथ्वी नारायण शाह कुछ रियासतों को मिलाकर नेपाल पर शासन करने लगे। उसके बाद कई दशकों तक शाहों ने शासन किया, पर 1846 में सेना के जनरल जंग बहादुर राणा ने तख्त पलट खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। इसके बाद शाह वंश के राजा और राणा वंश के प्रधानमंत्री बनने लगा। ये सिस्टम लगभग 100 सालों तक चला। इसके बाद 1991 में शाह वंश ने राणा को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया और खुद ही पूरे शासन पर कब्जा कर लिया। 1955 में महेंद्र शाह राजा बने। 1959 में देश का संविधान बदल गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम लागू हुआ। इसका अर्थ था कि प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और राजा प्रमुख रहेगा। इस सिस्टम के तहत नेपाल में चुनाव हुए और नेपाल कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, पर चुनाव के 1 साल बाद ही राजा ने सभी पार्टियों पर बैन लगा दिया। 80 के दशक में राजा के खिलाफ आंदोलन जोर पकड़ने लगा। 1990 में नेपाल में फिर से मल्टी पार्टी सिस्टम लागू किया गया और गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री बने। वैसे तो ये सिस्टम लोकतांत्रिक था, पर अब भी सत्ता राजा के हाथ में ही था और इसी वजह से नेपाल में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। ये 1995 का वर्ष था जब नेपाल में गृह युद्ध छिड़ गया और माओवादियों ने सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नेपाल के हालातों को भी इस हत्याकांड के साथ जोड़कर देखा जाता है। कुछ राजनीतिज्ञों का मानना है कि इस सामूहिक हत्याकांड के पीछे माओवादियों का ही हाथ था। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि राजा के भाई ज्ञानेंद्र गद्दी हथियाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। 2005 में जब इमरजेंसी लगाकर ज्ञानेंद्र सिंह ने सत्ता अपने हाथ में ले ली, तब तो उन पर शक और भी गहरा हो गया। कुछ लोग इस हत्याकांड को संत के श्राप से भी जोड़ते हैं। ये कथा 1769 की बताई जाती है, जब शाह वंश के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल की गद्दी संभाली थी। कहते हैं एक बार काठमांडू जाते हुए पृथ्वी नारायण शाह की मुलाकात एक सन्यासी से हुई। सन्यासी को भूखा जानकर राजा ने एक कटोरा दही का उस सन्यासी को दिया। सन्यासी दही का कटोरा चख कर वापस राजा को दिया और कहा कि इसे पी लो। राजा ने दही को जूठा समझकर उसे जमीन पर नीचे फेंक दिया और उस दही से राजा के पांव की 10 उंगलियां दही में लग गया। दही को गिरा देख सन्यासी को क्रोध आ गया। उसने राजा से पूछा कि उसने दही क्यों फेंक दिया, तो उसने कहा कि जूठा दही खाना राजा को शोभा नहीं देता। इस पर सन्यासी ने कहा कि अगर तू ये दही पी लेता तो तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। सन्यासी ने राजा से कहा कि तेरे पैर में जितनी उंगलियां में यह दही लगा है, उतनी ही पुश्तें इस राज्य पर शासन करेंगी। राजा की सभी उंगलियों पर दही लगा था। राजा वीरेंद्र सिंह शाह वंश के 10वें राजा थे। उधर सरकारी जांच के आंकड़े बताते हैं कि हत्याकांड के पीछे दीपेंद्र ही पूरी तरह से जिम्मेदार थे। जब इस बात पर जांच की गई तो एक बात सामने आई कि दीपेंद्र जिस लड़की से शादी करना चाहते थे, राजशाही परिवार उस लड़की के साथ दीपेंद्र की शादी नहीं करना चाहता था। इसी वजह से दीपेंद्र सदमे में था और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। इस बात को उनकी चचेरी बुआ केतकी ने भी अपने इंटरव्यू में भी स्वीकार किया था कि दीपेंद्र अपने पसंद की लड़की से शादी नहीं कर पाने की वजह से बहुत परेशान था। इस हत्याकांड के लिए किसी को भी दोषी ठहराया जाए, पर सवाल अभी भी है, रहस्य अभी भी बना हुआ है। एक शाही परिवार खत्म हो गया, पर उनके भाई और उनके रिश्तेदारों को कुछ नहीं हुआ। हर कोई अपने तर्क दे रहा है। कोई कहता है राजनीतिक साजिश थी, किसी ने कहा पारिवारिक कलह था, कोई कहता है विदेशी ताकतें शामिल थी, किसी ने कहा राजशाही को श्राप था। इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है, पर कोई सुरक्षा कर्मी वहां नहीं आता है। जो भी था, पर एक राजशाही का एक रहस्यमय अंत हो गया और इतिहास में हमेशा के लिए रह गए कुछ सवाल। अगर आपको ये वीडियो और हमारा काम अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल द टीम रॉयल राइफल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।